और आइए अब शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। तो महाराष्ट्र में नामांकन की आखिरी तारीख खत्म हो गई है, लेकिन असली पॉलिटिकल एक्शन अब शुरू हुआ है। महायुति में कुछ सीटों को लेकर बात आखिरकार पूरी तरह से नहीं बन पाई, तो वहीं एमबीए में भी कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट देखी जा सकती है। झारखंड में भी नामांकन प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। दोनों राज्यों के सियासी गणित को पूरा समझेंगे, लेकिन आज जो महाराष्ट्र में हुआ है और नामांकन के आखिरी दिन जो एक दिलचस्प समीकरण बैठकर उभर गए हैं, आज उनका विस्तार से विश्लेषण करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए, मैं लौट रहा हूं मेहमानों के साथ विश्लेषण के लिए। महाराष्ट्र की सियासत में सीट शेयरिंग को लेकर मचा शोर आज नामांकन खत्म होने के साथ ही मानो थम सा गया हो। अब लड़ाई जीत या हार पर आ खड़ी हुई है। पर्चा भरने की समय सीमा समाप्त होने के साथ ही अब 30 अक्टूबर यानी कल नामांकन की स्क्रूटनी की जाएगी। इसके बाद 4 नवंबर तक नाम वापसी ली जा सकती है। अब आते हैं असली कहानी यानी 20 नवंबर पर। इस दिन महाराष्ट्र में मतदान होंगे और 23 नवंबर को जनता के जनादेश का परिणाम देश के सामने होगा। 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में वैसे तो कई सीटें हैं जहां उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन हम आपको कुछ चुनिंदा सीटों और उनके उम्मीदवारों के बीच कड़े मुकाबले के बारे में बताते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र के मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बात करते हैं। ठाणे जिले की कोपरी 5 पाखड़ी विधानसभा सीट से एकनाथ शिंदे ने चुनावी दंगल में दावा ठोका है और उनके सामने है शिवसेना उद्धव गुट के उम्मीदवार केदार दिघे। केदार दिघे एकनाथ शिंदे के राजनीतिक गुरु आनंद दिघे के भतीजे हैं। अब देखना होगा कि सत्ता की इस लड़ाई में जनता आनंद दिघे के शिष्यों को जीत दिलाती है या फिर उनके खून को। अब महाराष्ट्र के सियासी दंगल में आगे बढ़ते हैं, यानी बारामती, जहां परिवारवाद की लड़ाई चरम पर है और यहां मुकाबला चाचा बनाम भतीजे का है। इस सीट से अजित पवार को उनके सगे भतीजे योगेंद्र पवार चैलेंज दे रहे हैं। अब देखना है कि बारामती की जनता अपने पुराने और अनुभवी नेता को ये दंगल जिताती है या फिर युवा नेता पर दाम लगाती है। वही चिर परिचित नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट, जिसे बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है, यहाँ से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मैदान में हैं, जिन्हें कांग्रेस के प्रफुल्ल गुर्दे टक्कर दे रहे हैं। अब बात करते हैं मुंबई की वर्ली सीट की, जहाँ आदित्य ठाकरे और मिलिंद देवड़ा आमने सामने हैं। अब देखना है कि यहाँ आदित्य मिलिंद पर भारी पड़ते हैं या फिर मिलिंद आदित्य को सियासी पटखनी देते हैं। मुंबई की माहिम सीट भी खूब सुर्खियों में है। इस सीट से इस बार ठाकरे परिवार के नए चिराग और राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे चुनावी मैदान में हैं और इनका मुकाबला त्रिकोणी है। अमित ठाकरे के सामने शिवसेना शिंदे गुट के सदा सरवणकर है, तो शिवसेना उद्धव गुट के महेश सावंत चुनावी चैलेंज दे रहे हैं। अमित ठाकरे को लेकर बीजेपी सॉफ्ट रुख बनाए हुए हैं, लेकिन अब देखना होगा कि माहिम के इस मझधार में अमित कैसे अपने सियासी पारी की जीत वाली शुरुआत कर सकते हैं। अब झारखंड विधानसभा का समीकरण भी समझ लेते हैं। झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीटें हैं। सीटों की संख्या में राज्य महाराष्ट्र के मुकाबले भले 1/3 से भी कम हो, लेकिन सियासत के मैदान में झारखंड बीजेपी के लिए काफी मायने रखता है। इस बार बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि हेमंत सोरेन को मात देकर वह राज्य में कमल खिलाए, लेकिन हेमंत सोरेन पर ईडी की कार्रवाई के बाद जेएमएम इसे सहानुभूति का हथियार बनाकर जनता के सामने पेश कर रही है। फिलहाल तो सियासी रण सज चुका है, राजनीति के योद्धा मैदान में हैं। अब फाइनल फैसला जनता के हाथ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए रुक करते हैं आज चर्चा में शामिल मेहमानों का। मेरे साथ जाने माने पत्रकार अकु श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है अकु सर आपका हमारे शो पे। और मेरे साथ मुंबई से जी मीडिया संवाददाता कपिल राउत भी जुड़ चुके हैं। कपिल, बहुत बहुत स्वागत है। कपिल, आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर रहा हूँ। आज थोड़ा दिलचस्प रहा दिन भर, खास तौर से एंड टाइम पर नवाब मलिक का चुनावी मैदान में उतरना। अब जरा इसके इर्द गिर्द की हो रही सियासत को जरा समझाएं और यहां से अब आगे सियासी समीकरण बन कैसे रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नवाब मलिक ने आज अजीत दादा गठ से, मतलब अजीत दादा के पक्ष से एबी फॉर्म भर के अपना जो
फॉर्म है वो सबमिट किया है। तो एक ये ना अपक्ष तो अजीत दादा गट के ये एक उम्मीदवार है, तो महायुति के उम्मीदवार है। सबसे बड़ी बात है कि इसी मुद्दे को लेके अधिवेशन हो या इसके पहले बीजेपी और एकनाथ शिंदे गट ने राड़ा किया था। उन्होंने कहा था कि नवाब मलिक महायुति का सदस्य नहीं हो सकते, वो महायुति में कभी शामिल नहीं हो सकते। इस पे देवेंद्र फडणवीस उन्होंने एक लेटर दिया था अजीत दादा को कि हमको हमारे महायुति में जो नवाब मलिक नहीं चाहिए और वो एक पार्ट नहीं हो सकते। ये इस पे बहुत बड़ा हंगामा हुआ है, इसके पहले हमने देखा है। और आज जब अजीत दादा गट से एबी फॉर्म लेके नवाब मलिक ने फॉर्म अर्जी भरी है, तो सबसे बड़ी बात है कि ये आने वाले इलेक्शन में ये बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा महाविकास के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हिंदुत्व का मुद्दा लेके और जिस तरह से दाऊद के साथ उनके संबंध है उसको लेके बहुत आरोप हुए थे और महायुति ने इसके ऊपर बहुत बड़े आरोप किए थे और यही फायदा महाविकास आगे उठाएगी। आज कुछ समय पहले आदित्य ठाकरे ने इस बार में पत्रकार परिषद ली थी और उन्होंने कहा था कि यही जो लोग हैं, एकनाथ शिंदे हुए, देवेंद्र फडणवीस हुए, जो नवाब मलिक को विरोध कर रहे थे, आज वो महायुति का हिस्सा बनने जा रहे हैं, महायुति से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इसको किस तरह से देखते हैं? तो आने वाले समय में ये बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा महाविकास के लिए और महायुति का एक बहुत बड़ा संकट रहेगा ये सब चैलेंज करने के लिए। अब महायुति इस चैलेंज को कैसे देखती है? 4 तारीख को जो अर्जी है वो पीछे लेने की तारीख है। इस बीच में ये तीनों जो नेता है इस पे चर्चा करेंगे और सबसे बड़ी बात है कि ये बड़ा दिलचस्प आपने बताया कि 4 तारीख को नामांकन वापसी के आखिरी दिन से पहले क्या कुछ सियासी समीकरण बदलेंगे। कपिल मेरे साथ बने रहिए। अकुसर मैं इस पर आपका थोड़ा सा डीपर एनालिसिस चाहूंगा। अब चूंकि विपक्ष इस पर महायुति को घेरने लगा है, उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं कि दाऊद का साथी अब आशीष शेलार और देवेंद्र फडणवीस का सबसे करीबी बन गया। दाऊद का दोस्त अब आधिकारिक तौर पर भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन में चुनाव लड़ रहा है। देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटने वाले आज कहां हैं? तो बड़े तीखे कटाक्ष निकल कर आ रहे हैं जो स्वाभाविक भी हैं। क्या महायुति एक अजीब से अनकंफर्टेबल पोजीशन में फंस गई है अकुसर? सबसे पहले तो आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, आपको भी सर। है और बिजनेस में सब धनतेरस का आप महत्व समझते ही हैं। जी सर। और उसी धनतेरस में अगर इस तरीके का संकट महायुति या महाविकास अघाड़ी के साथ होता है तो उनके लिए भी संकट होगा। लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे एक कोशिश होगी कि बीजेपी किसी तरीके से उसमें कोई एक दूसरा रास्ता भी अपनाए और अपनाने की प्रक्रिया शायद शुरू हो गई है कि वहां एक और उम्मीदवार रखा जाए और उसको वो अजीत पवार के साथ साथ एक जिसे कह सकते हैं फ्रेंडली मैच वाली स्थिति में रखने की बात की जा रही है नहीं है कितना है ये आप वहां पर है जो मैंने दोपहर तक देखा था उसमें लग रहा था कि है। अभी अंतिम स्थिति क्या है ये आपके संवाददाता उसमें बता सकते हैं। और बाद में भी बीजेपी मुझे लगता है कि उस मामले में बहुत ज्यादा आगे जाएगी और किसी न किसी तरीके से किनारा करने की कोशिश करेगी। क्योंकि नवाब मलिक ने भी जो बयान दोपहर में मैंने देखे थे वो ये दिए थे कि साहब मैं तो जो हूँ वो मेरा जो पुराना रुख है वो कायम रहेगा और मैं धर्मनिरपेक्ष ताकतों वाली बात करूंगा वगैरह वगैरह। तो वो अपने आप को भी वो वहां पे किन मजबूरियों में है कहते हैं और क्योंकि उनकी बेटी के चुनाव का भी मामला है तो इसलिए बहुत सारी चीजें घालमेल में है। धीरे धीरे वो एक लगता ये है कि वोट बैंक को बचाने के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाए रखने के लिए ये कोशिश की जा रही है। 2-3 दिन इसमें रुकना पड़ेगा हम सबको और फिर स्थितियां साफ होंगी। तब तक हो सकता है कुछ लोग जल्दबाजी में अपने तर्कश से तीर निकाल लें और वो फिर उल्टा पुल्टा करना पड़े। तो इसलिए बहुत सावधानी वाले दिन 3-4-5 दिन होंगे। जब 4 तारीख को नामांकन वापसी का खत्म हो जाएगा मामला तब चीजें तय होंगी। और वैसे भी अगले 2-3 दिन अब दिवाली में जाने वाले हैं तो उसके बाद देखना होगा। लेकिन महाराष्ट्र का चुनाव अगर मैं पूरी बात और कर दूं इसमें तो बड़ा अजीबोगरीब होने वाला है। अजीबोगरीब इसलिए कि जहां पहले माना जाता था कि महाविकास अघाड़ी आगे है और अब स्थितियां दूसरी
सी भी कई बार नजर आती हैं। और खासतौर से हरियाणा चुनाव के बाद, हरियाणा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बात रखी, अपने बात में अपना नतीजा दिया, अब किसी की हिम्मत अभी फिलहाल आज के अच्छे जितने भी विश्लेषक हैं जो वहां बैठे हैं या बाहर बैठ के हैं, और आपने बिल्कुल सही कहा सर। ये बड़ी हम लोग भी जब से इस मुद्दे को कवर कर रहे हैं, महाराष्ट्र के इलेक्शंस को, नित्य दिन जो है वो ऐसे ऐसे समीकरण उभर रहे हैं कि 2-3 घंटे पहले का विश्लेषण धराशायी हो जा रहा है। कपिल राउत, थोड़ा सा आपके पास आऊंगा मैं, एनालिसिस तो लूंगा मैं, लेकिन कपिल राउत अभी मेन मुद्दा क्या है दोनों पार्टियों के लिए? बड़े विचित्र हैं। मतलब महायुति में जहां नवाब मलिक वाला पेज फंस गया है, दूसरे पेज भी हैं। महायुति में तो रिबेल्स उतर चुके हैं, फ्रेंडली फाइट देखी जाएगी। अब ये फ्रेंडली फाइट होगी या कुठाराघात वाली, घर को ढहा देने वाली फाइट होगी? अभी किस मोड़ पर खड़ा है? अगर आप ओवरऑल एनालिसिस करें, कुछ दिलचस्प पहलू बताएं दोनों पक्षों के कपिल। सबसे बड़ी बात है कि आज आखिरी दिन था फॉर्म सबमिट करने का, और फॉर्म सबमिट हो चुके हैं दोपहर के 3 बजे तक। सबसे बड़ी बात है, महाविकास आघाड़ी हो या महायुति हो, इनको सबसे बड़ा टेंशन जो है वो बगावत उम्मीदवारों का। बगावत उम्मीदवार करीबन महायुति में 25 से 30 जगह पे बड़े बड़े नाम जो है वो बगावत कर चुके हैं, और महाविकास आघाड़ी में करीबन 30 से 35 जगह पे जो बड़े नाम है वो बगावत कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये जो बड़े नाम है इसका इफेक्ट रिजल्ट पे गिर सकता है। तो सभी लोग दिवाली मनाएंगे, लेकिन जो ये महायुति के नेता है, महाविकास आघाड़ी का नेता है, ये लोग दिवाली नहीं, ये जो बगावत जो उम्मीदवार है उनको मनाएंगे कि आप भाई नीचे बैठो, आप पीछे हटो। ये सब चीजें उनको करनी पड़ेगी 4 तारीख तक। सबसे बड़ी चैलेंज रहेगी ये बात, क्योंकि जो आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में 2 शिवसेना बच चुकी है, राष्ट्रवादी 2 बच चुकी है, तो एक खिचड़ी हो चुकी है। और इसमें भी अगर बगावत जैसे इंपैक्ट लोग आते हैं तो फिर रिजल्ट्स कुछ अलग हो सकते हैं। कुछ 5 से 1000 के लिए सीटें जा सकती है, ये महायुति को भी मालूम है और महाविकास आघाड़ी के नेताओं को भी मालूम है। तो जिसके चलते बगावत कैंडिडेट को रोकना सबसे बड़ी चैलेंज रहेगा। और दूसरा चैलेंज महायुति का यह है कि मनसे को जो उन्होंने फ्रेंडशिप की है, राज ठाकरे ने लोकसभा में मनसे जो मदद की थी महायुति को, जिसके चलते राज ठाकरे ने एक सूचना की थी, एक विनंती की थी महायुति के नेताओं को कि जहां पे मैं कैंडिडेट खड़ा कहूंगा वहां पे आप कैंडिडेट ना खड़ा करें। तो आने वाले 4 तारीख को महायुति इस पे क्या फैसला लेती है, वो राज ठाकरे को साथ में लेकर चलती है कि वहां पे महायुति के जो कैंडिडेट को खड़ा करते हैं। ये बहुत बड़ा पहलू है। ये 2 मुद्दे पे महायुति अड़की पड़ी है। एक तो बगावत जो कैंडिडेट ने की है उनको रोकना है, ऊपर से जो फ्रेंडशिप है वो निभानी है मनसे के साथ। तो ये 2 मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे महायुति के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा। और ये देखिए, हर खेमे के अंदरूनी ये जो परतें, जैसे प्याज की जो परतें होती ना, एक एक करके जब खुलती हैं तो रंग अलग अलग नजर आते हैं। दोनों खेमों के परतों को अगर खोला जाए तो बड़ी विचित्र स्थिति बन रही है। अकू सर, 288 सीटों पर आपने बिल्कुल सही कहा, कभी ऐसा लगता है कि कोई भारी, कभी कोई भारी। परंपरागत रूप से अगर आप देखें तो 288 में से 152 सीटों पर महायुति का दबदबा माना जाता है, और थोड़ा पीछे, ज़्यादा तो नहीं लेकिन कम सीट, यानी कि 136 पर महाविकास आघाड़ी का दबदबा माना जाता है। लेकिन जो बीच की सीटें हैं उनमें सारा खेल टिका हुआ है। अब ये स्विंग सीटों में कौन कैसे जाएगा, क्या जाएगा, सेंटिमेंट वाइज दिल्ली से महाराष्ट्र की राजनीति आपको कैसी नजर आ रही है सर? सेंटिमेंट वाइज कोई ऐसा पक्ष जो भारी नजर आ रहा हो? देखिए, मैं अभी कल एक पार्टी कहूंगा, आयोजन तो नहीं कहूंगा, केंद्रीय मंत्री का आयोजन था, और नाम भी ले लेता हूं, हरदीप पुरी साहब का था, उनका दिवाली आयोजन का था। और वहां जिस तरीके से लोग बात कर रहे थे, सब उत्साहित थे, जबकि वही लोग हरियाणा चुनाव में जब हम लोग कवर करने गए तो सबकी जान निकली हुई थी, दुगदुगी थी। और अब वो कह रहे थे ये अब हम लोगों को कहना बंद कर दीजिए आप लोग कि ये चुनाव सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल। तो भैया सेमीफाइनल हो गए तो फाइनल कितनी दफे कराओगे आप? तो अब बीजेपी के पास ये है, एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा लगता है कि झारखंड उनके कंपैरेटिवली अच्छी स्थिति है, लेकिन महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ी बात है, जिसको लोग बीजेपी वाले भी अब गौरवान्वित होकर के बताते हैं, कि मुख्यमंत्री शिंदे जब 2-2.5 साल पहले आए थे, तब जो भूमिका में थे, जिस कमजोर की भूमिका में थे,
कमजोर वॉरियर की भूमिका में थे, आज वो सचमुच प्रमुख योद्धा बन गए हैं। और वो योद्धा बनाने में उन्होंने अपनी रणनीति बनाई है, जबकि उनके पास ना ही भाषण का अनुभव बहुत ज्यादा अच्छा रहा है, ना ही एडमिनिस्ट्रेटिवली उनके बारे में कहा जाता था। लेकिन अब 2-2.5 साल में उन्होंने ऐसा बना दिया। और अब खासतौर से शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से पत्ता फेंका था महिलाओं की योजना को लेकर के, उसी तरीके से यहाँ जो 2-1 योजनाएं, लाडकी योजना और लड़का भाऊ योजना वाली जो थी, उससे उनको बड़ी उम्मीदें हैं। आप ही ध्यान रखिएगा, हम सब लोग जो बात करते हैं तो वो एक अलग तरीके से, जब लाडली योजना का मैंने खुद देखा मध्य प्रदेश में, तो लाडली योजना को लेकर के लोग रहे थे, कुछ लोगों को होगा, लेकिन उसकी संभावना जिनको नहीं भी मिला है उनको भी वो लगता था आकर्षण कि यार अब तो हमको मिल जाएगा। और अगर चीजें डिलीवरी होना शुरू हो जाती तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। ये उनके लिए एक बड़ी बात है। और इसमें बीजेपी आने भी दे रही, बीजेपी भी रणनीतिक रूप से ये मान रही है कि इस बार ये नहीं होना है कि बड़े भाई भूमिका में बनना है हमें, हम बराबर की भूमिका में रहे। ये बात सही है कि टिकट ज्यादा लिए हैं, एमएलए ज्यादा चुनाने की संभावना है, लेकिन उसके बाद भी एकनाथ शिंदे को आगे किया जा रहा है, उनसे बात कराई जा रही है, उनका पब्लिक में अपीयरेंस ज्यादा है। और दूसरी तरफ जब यूपी और बिहार और योगी आदित्यनाथ और SYZ जब आएंगे, वो एक अलग हिंदुत्व वाला जो काम होना है, जिसके प्रतीक पहले उद्धव ठाकरे के पिताजी माने जाते थे, बाल ठाकरे साहब, अब वो एक चेंज करने की कोशिश की जाएगी। बहुत सारी चीजें, मुस्लिम्स का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि मुस्लिम्स जो हैं वो लगभग मेरे ख्याल से 70 सीटें ऐसी हैं जिसमें 20 से 40% तक का उनका वोट शेयर है। 11% मुसलमान है वहां पर, लेकिन इस बार सिर्फ महाविकास अघाड़ी की तरफ से संभवतः 8 ही बड़े लोग आए हैं मुस्लिम में, तो उनको कम रिप्रेजेंटेशन मिला। वो कम रिप्रेजेंटेशन उस पे मान जाएंगे या ये कि नहीं वैसे ही एकजुट होकर के उद्धव ठाकरे के गठबंधन में जाएंगे, तो लगभग तय है। लेकिन वो कैसे ये धारा तोड़ी जाएगी, महायुति कैसे उसे तोड़ सकता है, इस पर भी देखना बड़ा रोचक होगा। और ये समीकरण इतना आसान नहीं होगा कि एक साथ थोक में वोट वहां चले जाएंगे या एक कुछ ऐसा कर देंगे कि इनकी तरफ आ जाएगा। बहुत लेयर हैं जी सर, बहुत लेयर हैं और मुकम्मल तौर पर कुछ कह पाना बड़ी विचित्र स्थिति है। मैं बिल्कुल, आपने सही कहा, कोई भी पॉलिटिकल पंडित इस वक्त ये कह पाने की स्थिति में नहीं है कि महाराष्ट्र के इलेक्शंस दरअसल किस दशा दिशा में जा रहे हैं। शुरुआत में देवा भाऊ करके पोस्टर्स लगे थे, उसके बाद अब शिंदे साहब को भी मौका दिया जा रहा है कि भैया आप भी फेस हैं, उधर पवार साहब जो हैं अपने अलग लेकर बैठे हुए हैं। तो कुल मिला के एक कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर मुकम्मल तौर पर हो ये कहना बड़ा मुश्किल। लेकिन जैसा कपिल ने कहा कि 4 तारीख को नामांकन वापसी का जो आखिरी दिन है, उससे पहले क्या कुछ तस्वीरें बदलती हैं, शायद कुछ भनक वहां से लग पाए आगे की। तब तक के लिए हम विश्लेषण करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अकू सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, थैंक यू सो मच सर। कपिल राउत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी ग्राउंड रिपोर्ट भेजने के लिए, थैंक यू।